प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें सबसे पहला प्रश्न सोच कर बताओ। मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है और बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है। पानी में शक्कर मिलाने पर शक्कर घुल जाती है। ऐसे ही 5 उदाहरण और लिखो जिसमें इसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें यहाँ पर है खींचा हुआ रबड़ बैंड, पानी गर्म करने पर पानी का भाप बनना, चाक का चाक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरना, कागज का छोटे छोटे टुकड़ों में कटना, आटे का गूंथना आदि। उपरोक्त परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सबसे पहले सत्य नहीं है। हमने यहाँ पर निशान लगाना है भी कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जैसा हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, ये सत्य है। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, माप और रंग अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसमें ये भी सत्य है। अगला है इसमें सहभाग है, भौतिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, ये क्या है? असत्य है, ये सत्य नहीं है। इसके बाद में भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, जो ये कथन है यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, ये भी सत्य है। क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें वैसे केमिकली रासायनिक रूप से नए पदार्थ नहीं बनते, परंतु उसमें क्या है, जैसे पानी है, पानी से बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, ऐसा उसमें है। इसमें आगे है तीसरा प्रश्न है, सारणी में दिए गए उदाहरणों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए तथा कागज भी बताइए तथा कारण भी बताइए कि यह भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन क्यों है, आपने इसे कैसे पहचाना। सबसे पहले इसमें है गर्म एवं ठंडे पानी को आपस में मिलाना। तो जब गर्म और ठंडा पानी आपस में मिलाया जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। दूध का खट्टा होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि एक बार दूध खट्टा हो जाता है तो दोबारा उसको वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद में लोहे का जंग लगना, इसमें यह रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है और जिसको हम जंग कहते हैं। अमाशय में भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक पदार्थ परिवर्तन है और इसमें भी एक नया पदार्थ बनता है, क्योंकि भोजन जो है हमारे शरीर में पच चुका हो जाता है। इसके बाद में पानी का उबलना, ये एक भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हम उबालते हैं तो पानी उबल जाता है, यदि उसको ठंडा करते हैं फिर ठंडा हो जाता है। इसके बाद में लकड़ी, लकड़ी को जलेंगे तो कोयला बनेगा या राख बनेगी, तो इसमें एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। शक्कर का जल में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। आगे इसमें है गतिविधि है एक, इसमें एक कांच का गिलास लो, उसे साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर मिलाओ, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि चूने गिलास के तले में बैठ जाता है। अब गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में निथार लो। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये 3 गिलास दिखाए गए हैं, चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। क्या कहते हैं, कांच का गिलास लिया, साफ पानी से आधा भर लिया, 2 चम्मच चूने का पानी डाल दिया उसमें, थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं तो चूना पानी के नीचे बैठ जाता है और गिलास से ऊपर से हम जो पानी निथार लेते हैं इसमें। यहाँ पर ये एक्टिविटी है एक छोटी सी, इसमें यहाँ पर तीनों गिलास दिखाए गए हैं और इसमें सबसे पहला है गिलास लिया हमने, पानी डाला, उसमें चूना डाल दिया, फिर जो इसको हिलाया, फिर थोड़ी देर में चूना जो है बैठ जाता है, बैठने के बाद में उसको अलग करते हैं और तीसरा चित्र जो है इसमें मुँह के द्वारा इसमें फूंक मारते हैं। अब आगे है प्रश्न 4। अब चित्र में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने के पानी को फूंक मारो, पानी में हुए परिवर्तन को लिखो। तो इसमें जो सबसे पहले पानी है, पानी डाला हमने, बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने में बदल जाता है। फिर उसमें क्या है, पानी का रंग बदल जाता है, फूंक मारते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखो। इसमें यहाँ पर ये समीकरण दिखाई गई है, CaOH ट्वाइस जमा CO2 बराबर है CaCO3, ये यहाँ पर समीकरण है यहाँ पर। इसके बाद में अगला है 5वां प्रश्न है, जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसे परखने के लिए एक मोमबत्ती को लेकर उसे कुछ देर तक जलाओ। मोमबत्ती के आकार में क्या परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का आकार क्या छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके जलने से बनने वाले पदार्थ का नाम बताओ।
इसमें क्या है, एक तो मोम बच जाता है, जब मान लो मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघल जाता है और मोमबत्ती का मोम जो है उसके आसपास में बिखर के इकट्ठा हो जाता है। कुछ मोम ऊष्मा और प्रकाश में भी बदल जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ मोम जो है ऊष्मा और प्रकाश में भी बदल जाता है। अगला है इसमें प्रश्न 6, आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है और लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सबसे पहले है लोहे की वस्तुएं जंग लगने पर अपना आकार बदल लेती हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके रंग में परिवर्तन होता है। तो इनमें क्या है, उन पर जंग के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो जंग है वो लोहा नहीं है, वो आयरन ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और एक नया पदार्थ बनता है। इसमें अगला 7वां प्रश्न है, राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला, उस घोल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इस प्रयोग से राधा ने निष्कर्ष निकाला, क्या निकाला, मैग्नीशियम को जलाने पर एक अम्लीय पदार्थ की उत्पत्ति हुई, मैग्नीशियम जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना, क्या बना भी, एक क्षारीय पदार्थ बना। मैग्नीशियम की राख से कोई नया पदार्थ नहीं बना, मैग्नीशियम की राख एक उदासीन पदार्थ है, तो इसमें वह भाग जो है एक सही है इसमें। अगला है इसके बाद में है 8वां प्रश्न है, जब नीले तोते के घोल में एक कील को डाला जाता है, कुछ समय बाद घोल का रंग हरा हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया इस प्रयोग को सही रूप से दर्शाती है। जो नीला तोता है इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4। जब कॉपर सल्फेट है आयरन के साथ में अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बनता है, क्या बनता है, कॉपर सल्फेट क्रिया करेगा, आयरन प्लस सल्फेट प्लस में कॉपर बनेगा। और आयरन सल्फेट यानी सल्फेट की परत जो है आयरन के ऊपर चढ़ जाती है और कॉपर अलग हो जाता है, इसलिए कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और जो घोल है उसका रंग हरा हो जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6 व 7 में बनने वाले नए पदार्थों के नाम व सूत्र लिखें। तो इसमें जंग है Fe2O3, जंग में क्या है Fe2O3, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या तुम जानते हो हमारे आसपास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। जैसा कि लोहे की चीज़ पर जंग लगना हानिकारक है, जबकि दूध का दही में बदलना उपयोगी परिवर्तन है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। उनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सबसे पहले हम उपयोगी परिवर्तन देखते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। सबसे पहले है शराब बनाना। जब शर्करा से शराब बनाई जाती है यह भी एक परिवर्तन है और ये हमारे लिए लाभदायक भी है क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तीसरा है गोबर से खाद निकालना बनना। ये सारे लाभदायक परिवर्तन है। और हानिकारक परिवर्तन है दूध का खराब होना, भोजन का खराब होना, लोहे का जंग लगना, ये हानिकारक परिवर्तन है। अगला है आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं का एक एक उदाहरण सहित लिए। किसी गैस का निकलना, तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे खाने का सोडा है और सिरका मिला दिया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। मान लीजिए जो खाने का सोडा घरों में होता है, सिरका भी हमारे घरों में होता है, हम उस प्रयोग को कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। और जो खाने का सोडा है, सिरका है, मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य पदार्थ बनता है, इसमें कोई भी है। तो अगला है इसमें रंग में परिवर्तन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट CuSO4 है, जब आयरन के साथ अभिक्रिया करता है, Fe के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनता है FeSO4 प्लस में कॉपर। इससे क्या है लोहे का रंग जो है बदल जाता है। अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप यानी तलछट जो बैठ जाती है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl पोटासियम क्लोराइड क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस में पोटासियम नाइट्रेट बनता है। तो इसमें पोटासियम नाइट्रेट जो है अवक्षेप बनते हैं इसमें। अगला है उष्मा का उत्पन्न होना। उष्मा का उत्पन्न होना में क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2O प्लस में उष्मा बनती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस में उष्मा हमें प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन है इसमें 12वां प्रश्न है यहाँ पर। तो इसमें क्या कहता है, इसमें जंग के बारे में बताता है, अभी जंग लगने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, 3 बर्तन लो, 2 बर्तन में उबला पानी व 1 में नल का पानी डालो, तीनों बर्तन एक एक कील डालो, उबले पानी के एक बर्तन को ढक्कन से ढक दो,
बाकी दोनों बर्तनों की खुला रहने दो। एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 जो है हमने बर्तन लिए हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। सबसे पहले में हमने इसमें क्या डाल दिया, उबला हुआ पानी डाल दिया और कील डाल करके इसको बंद कर दिया। फिर दूसरे में उबला हुआ डाल दिया, ऊपर से इसको खुला रखा। तीसरे में नल का पानी डाला, इसको खुला रख दिया। तो वो कहता है कि देखो इसमें क्या क्या परिवर्तन आता है इस अवस्था में जाने से। सबसे पहले क्या है बात, तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले बंद होने के कारण ऑक्सीजन संपर्क में नहीं है, जंग नहीं लगेगा। क्या कहता है, ए में क्या कहता है, बंद होने के कारण ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जंग नहीं लगता। उबला हुआ पानी है, उसमें से ऑक्सीजन पहले बाहर निकल जाती है, जंग कम लगता है। बी में क्या होगा भाई, जंग कम लगता है। और यहाँ पर हम सी पे आ जाते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन इसके संपर्क में है क्योंकि हमने पानी को उबाला नहीं है और इसको खुला रखा हुआ है, तो कील है उसमें जंग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें लिखेंगे जंग लगता है, जंग लगता है। प्यारे बच्चों, अब आगे कहता है, जिन कीलों में जंग नहीं लगता उनमें ऐसा किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। मान लीजिए हमने पानी के अंदर जो है कील को डुबो दिया, पहले बर्तन के अंदर हमने पानी जो है बंद कर दिया, बर्तन को पानी उबाला, बर्तन को बंद कर दिया, दूसरे बर्तन को खुला रखा, पानी उबला हुआ इसमें, तीसरे में पानी बिल्कुल भी उबला हुआ नहीं है। तो उसमें क्या अनुपस्थिति दिखाता है, ऑक्सीजन की, क्योंकि पहले में गर्म करने से जो उसके अंदर हवा वो बिल्कुल निकल जाती है और उसमें ऑक्सीजन नहीं होती बिल्कुल भी, इसलिए जंग नहीं लगता। दूसरे में खुला है, ऊपर से ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आ सकती है और उसको जंग लगता है। तीसरे में हमने पानी को उबाला नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसलिए जंग लगने की संभावना ज़्यादा है। अब हम आते हैं सी पर। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ ऐसा करके देखो। हमने क्या किया, कीले ले लिए, उनके ऊपर तेल लगा दिया है। तेल लगाने से क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है कीलों के संपर्क में नहीं आ सकती, उनके ऊपर तेल की परत चढ़ी हुई है। अब अगला है, आपके यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं कि जो चौमासे का मौसम होता है, जिसमें में बरसात होती है, उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम उसमें क्या करते हैं, जो लोहे का जो सामान है जो बाहर पड़ा रहता है उस पर हम क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। जैसे हमारे गेट होते हैं, ग्रिल होती हैं, इन पे यदि हम पेंट नहीं करेंगे, तेल नहीं लगाएंगे मान लीजिए, तो क्या होगा, उन पर जंग लग जाएगा। अगला है 14वां सवाल है, इसमें उचित मिलान करो। इसमें उचित मिलान में क्या है भी, कैंची व चाकू। कैंची व चाकू, जंग को रोकने की विधि है यहाँ पर है ग्रीस लगा करके। बसों व ट्रकों का ढांचा, इसमें क्या है, पेंट करके। लोहे की चादरें, इसमें क्या है, यसद लेपन के द्वारा। लोहे का फर्नीचर मिश्र धातु बना करके। और बर्तन जो है, इसमें क्या है भी, बर्तन मिश्र धातु, लोहे का फर्नीचर, दोबारा से सॉरी, लोहे का फर्नीचर क्या है, विद्युत लेपन के द्वारा। और बर्तन जो है मिश्र धातु बना करके, इसको हम रोक सकते हैं। इसके बाद आगे है, पंद्रहवां सवाल है इसमें, अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस प्रकार होता है। क्रिस्टलीकरण विधि का कोई अन्य उदाहरण दे। जो गन्ने का रस है, पहले इसको उबाल लिया जाता है, उबाल करके जब इसको ठंडा करते हैं तो यह शक्कर में बदल जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जो हमने पानी लिया, पानी के अंदर 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें चीनी मिलाई, चीनी मिलाने से हमने क्या किया, उसको चीनी को, पानी को गर्म कर दिया, उसमें चीनी मिलाते चले गए। तो इसके बाद में कुछ देर के बाद में चीनी जो है घुलना बंद कर दी, दोबारा फिर हमने गर्म किया। तो उस तरह से जब बाद में इसको ठंडा करेंगे तो चीनी उसमें से एक हम परत सी जम जाती है। उसी तरह से यहाँ पर एक उदाहरण है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। कॉपर सल्फेट, नीला तोता बोलते हैं इसको, इसके क्रिस्टल भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपके पास में भेजी जा सके।